मेंस के 15-20 दिन पहले वो आपके टेम्पलेट्स भी जो वो आप पीपीटी वगैरह बनाते हो वही सर वो मतलब उसमें तो काफ़ी एफर्ट लगा के आपने बनाई होती है, उसमें तो मेरे ख्याल से सब कुछ होता है ऑलमोस्ट, मतलब कमेटीज काम डेटा कीवर्ड्स। मेरे ख्याल से अगर वही बात बार बार बंदा पढ़ के चले जाए 5-7 बार तो वही सर वहीं से तो मतलब 70-80% तो लिख के आ सकता है आराम से बंदा सर। We also teach in our mentorship program, one to one mentorship program नित्य प्रगति and also the main test series। तो उसमें ये सारे lectures जो मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे, जो आकाश भी जिनकी बात करते तो वो सारे lectures हैं, 20 lectures हैं। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें टेम्पलेट्स और उनको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे भी। पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको मार्क्स चाहिए, और मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू बी स्मार्ट and you have to be practical in your approach। Hello everyone and welcome to this session, this webinar on GS3, and we have someone who has scored one of the highest marks, and to my notice he has scored the second highest marks in GS3, which is 115, and it is 29 marks more than rank 1, right? So this is extraordinary marks, and GS3 is something that is a pain point for a lot of aspirants. People who have scored very well in 1, 2 and 4, they are struggling in GS3. So first of all, congratulations Akash for securing a rank and for scoring थैंक यू so सर। well in GS3, and I'm थैंक यू सर। sure that you will be giving a lot of inputs to the people about how to score marks in GS3। यस सर, थैंक यू सर। Okay, so सबसे पहले तो आकाश, like GS3 में 100 क्रॉस करना is like very difficult. So when you saw the result and when you saw the mark sheet, so क्या लगा? Were you expecting these many marks or you were expecting like decent amount of marks in GS3? Sir, actually in my last attempt also I have secured 100 marks. So I was expecting around 100 to 105, but sir 115 तो सर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि 115 तो शायद पिछले 3-4 साल में देखे भी नहीं थे, मतलब 105-106 से ऊपर सर। Okay. Now to the audience, I also want to see कि let's keep it interactive. Whatever doubts you have with respect to GS3 preparation, notes, answer writing, whatever doubts you have, please question पूछो, because we have somebody who has scored extraordinary marks in GS3। तो प्लीज इससे ऊपर मार्क्स आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस पूछो, सो दैट यू नो वी कैन कीप इट मोर इंटरैक्टिव ऑल्सो, प्लस आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, राइट? तो सबसे पहले तो आकाश, लेट्स ब्रेक डाउन GS3। तो GS3 एज वी ऑल नो हैज 5 सब्जेक्ट्स। इट हैज यस सर। इकोनॉमी, it has एग्रीकल्चर agriculture, environment, science and tech, security and disaster एंड management। डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आउट ऑफ ऑल दीज सबसे चैलेंजिंग क्या लगा था आपको? Sir, for me, sir, environment and disaster management is, sir, most challenging, sir, as compared to other subjects, sir. Like, sir, in economics and agriculture, sir, some of, sir, कुछ 40-50 थीम्स ही बनती हैं, और सर इंटरनल सिक्योरिटी में भी 7-8 ही मतलब कि ब्रॉडली थीम्स होती हैं जो प्रिडिक्टेबल है, बट सर थोड़े इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सर आते भी थोड़े अजीब व गरीब हैं, तो मेरे लिए सर थोड़ा वो वाला पार्ट ज़्यादा चैलेंजिंग था। अच्छा, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेज। सो व्हाट यस रिसोर्सेज डिड यू रेफर फॉर GS3 प्रिपरेशन? सर, बेसिकली फॉर द स्टैटिक पोर्शन जो सर हमने जहाँ से भी फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह किए होते हैं वो तो एक बेस बिल्ड कर ही देते हैं सर। सर उसके अलावा सर मतलब मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही मेरी प्रिपरेशन थी। एंड सर वो जो आपने मतलब पिछले 2 साल से आपको ही फॉलो कर रहा हूँ, तो जो टेम्पलेट्स वगैरह आप देते थे क्लास में, तो बेसिक रिसोर्सेज तो सर मोस्टली सर करंट अफेयर ओरिएंटेड ही था सर। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू डिवीजन अमंग द सब्जेक्ट्स, तो किस यस सब्जेक्ट सर। को आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया था अमंग ऑल द 5-6 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव? सर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर को ही सर मेरे ख्याल से 100 से 120 मार्क्स का सर पेपर वहीं से आता है सर। और उसके बाद सर आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि 50-60 नंबर का वहीं से आता है, तो मेरे को लगता है 170 to 180 मार्क्स का पेपर यहीं से हो जाता है। तो सर इन दो पे ही मतलब मैंने ब्रॉडली मेजर टाइम भी दिया था।
ओके। अ, अगर हम बात करें जीएस3 की, यस तो सर। जीएस3 में एज़ वी नो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज़ इतने सारे यस सर। सब्जेक्ट हैं, राइट? तो कोई ऐसा यू नो डिड यू हैड सम काइंड ऑफ प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी के लिए कुछ पॉइंट्स आपने कुछ अपने नोट्स बना रखे थे उसके लिए? सर मैंने 70 to 80 पेजेस के नोट्स बना रखे थे। मतलब हर टॉपिक पे, मतलब एमएसपी है, इरिगेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है। तो सर मैंने मतलब उसका डेटा की फैक्ट्स कमेटीज वगैरह जो उसके हैं, और सर जो हमें मतलब बॉडी में जो 5-7 कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, वो सारा मतलब सर मैंने ऑलरेडी सर बना के रखा ही था सर। मतलब मोस्टली इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी का बना के रखा हुआ था सर। हुँ, अच्छा। अ, सो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो यस सर। उस टाइम पे जैसे बहुत सारे डेटा होते हैं जीएस3 में, तो यस उसके लिए सर। आपने कुछ कुछ बना रखा था या लाइक कुछ लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स? सर मैंने बेसिकली मतलब डेटा के लिए सारा, मतलब कि जैसे इकोनॉमिक्स का, तो सर उनका 5-6 पेजेस का, मतलब कि सेक्टर वाइज जो जो हमारे वहाँ पे हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में होता है हमारा, रेलवेज वगैरह, पोर्ट्स वगैरह, उनका अलग से। फिर जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ का या कुछ इन्फ्लेशन का डेटा जो रिवाइज होता रहता है बेसिकली, मतलब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा आया हो, वो सारा सर मैंने अलग से बना रखा था। वैसे ही एग्रीकल्चर की 4 पेजेस की शीट्स सर वो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। और इन्वायरमेंट वगैरह मैंने, मतलब जो आप रिपोर्ट्स वगैरह कुछ लिखाते थे, वही कॉपी करके रखा हुआ था। तो सर मैंने मतलब अराउंड 13-14 पेजेस का डेटास की शीट बना रखी थी सर, एक अलग से ही सर, डेटास कमेटीज या फैक्ट्स या कुछ कुछ, जैसे मतलब कोई वो कोई स्टेट की कुछ पॉलिसीज वगैरह जो आप कभी कभी केस स्टडीज वगैरह बीच बीच में बताते भी रहते थे, उन सब का एक सर अलग से बना रखा था मैंने 13-14 पेजेस का। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लिखने हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 10, 12, 15, 18। यस सर। सो व्हाट वाज़ योर एवरेज? 10 मार्क्स में और 15 मार्क्स में कितने एवरेज पॉइंट्स लिखते थे आप? सर बेसिकली मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितने क्वेश्चन सामने आते हैं। जैसे मतलब 12 to 13 ही होते हैं जो, जिसमें मतलब कि हमें 10 नंबर में भी 7-8 पॉइंट से ज़्यादा आते हैं, या 15 नंबर में भी उसमें मतलब 15-16 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। बाकी सर अब डिपेंड करता है, जैसे मतलब बीच में अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स वेस्ट्रॉइड्स वाले, या फिर एक बार शायद ब्लू एलईडी आ गया था सर। अब उसमें तो मतलब वैसे ही लिखना पड़ता है, 2-3 भी लिख दिए जाए बहुत है। तो मतलब सर वो डिपेंड करता है कि अगर जैसे अब कुछ क्वेश्चन एमएसपी पे आ गया, या कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट या ग्रोथ पे क्वेश्चन आ गए कुछ, वो तो ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड होता है सर। वो तो मतलब जो जितने नोट्स में होता है वो आदमी लिख ही आता है 70-80% उन क्वेश्चंस में। अच्छा, ठीक है। अ, अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग, तो आपने जैसे लेट्स से हम अगर कोई भी एक टॉपिक लें जीएस3 का, तो आपने लाइक वन पेजर कैसे बनाए थे? लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू इंक्लूडेड इन दैट वन पेजर? सर जैसे कि अगर कुछ कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, या जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे शायद वो मिलेट वाला डेटा आपने ऑलरेडी लिखा के रखा था मैं पिछली बार भी, कि मतलब अब मुझे एग्जैक्टली डेटा तो याद नहीं कि मतलब 40 कुछ% इंडिया 41-42% प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सर ये जैसे इंट्रोडक्शन के लिए हो गया कि एक दो चीज़ें, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन से जाना है तो डेफिनेशन में, या किसी में डेटा से जाना है किसी में डेटा से। जैसे मतलब अगर कुछ लैंड रिफॉर्म्स में अगर डीपीएसपीस वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया सर इंट्रो के लिए। सर उसके बाद वैसे उस टॉपिक के मतलब की सिग्निफिकेंस या प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं, जैसे अब मिलेट्स का अगर कुछ क्वेश्चन है उसमें कि मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब कि वही ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है, न्यूट्रिशियस एग्रीकल्चर, मतलब प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगी क्रॉप, वो सारा। फिर सर वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो 3-4 चैलेंजेस के पॉइंट्स। फिर सर कुछ वो स्कीम्स या कुछ, शायद वो पिछली बार मिलेट्स वाले क्वेश्चन के लिए वो बजट में आया भी था कुछ, वो की टर्म श्री अन्ना कुछ करके वैसा। तो वैसा सर। और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, मतलब कि जो शायद मेरे पिछली बार मिसिंग थी, वे फॉरवर्ड आपने बोलता कि हर एक आंसर में वे फॉरवर्ड लिखना ही है, स्पेशली 15 मार्कर्स में तो लिख के ही आना है। तो वो, और सर उसके बाद कंक्लूजन सर वही है, मतलब इन शॉर्ट 12-13 पॉइंट्स, जो जैसे अब कंक्लूजन में कि कहाँ पे एचडीजी से एंड करना है, या कहाँ पे कुछ कुछ और तरीके से एंड करना है, वैसा सर सब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो अ, आपने क्या डायग्राम्स बनाए थे अपने जीएस3 के पेपर में, लाइक इकोनॉमिक्स में या फिर एनवायरनमेंट में?
सर एज सच मेरे पास डायग्राम्स की इतनी कलेक्शन तो थी नहीं, बट जैसे वो अगर कुछ वो एनर्जी वाला क्वेश्चन थे कुछ, जैसे वो सोलर वोलर की उसमें था जो हम लोग बाइफरकेट करके वो सर्कल जो बनाते थे, कितना कौन से रिसोर्स कहाँ सोर्सेज से आ रहे हैं, रेन्यूएबल से नॉन रेन्यूएबल से कितना आ रहे हैं, या फिर वो एक वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला होता था चार्ट वार्ट कुछ वो वाला, या फिर सर अगर कुछ कोई वो होता था हमारा कि जीडीपी ग्रोथ पिछले 2-3 साल की, वैसे ही सर बेसिकली मतलब इतना मुझे लगता है कि वैसे अननेसेसरी इंक्लूड करनी भी नहीं चाहिए सर, अगर मतलब नहीं फिट बैठ रही तो क्यों ही करनी है। बाकी हाँ बॉर्डर वाले में सर उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसमें मैप वैप ड्रॉ किए थे मैंने। बाकी और शायद एक क्वेश्चन आया था अर्बन फ्लडिंग वाला, उसमें भी दिखा दिया था कि कहाँ कहाँ पे रिसेंट में पिछले 2-3 साल में अर्बन फ्लड्स आए हैं। बाकी एज सच सर इतनी कुछ वो नहीं करी थी कि अननेसेसरी ऐड करनी है सर। मतलब आई थिंक यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट कि एक्सेस यूज ऑफ डायग्राम्स जो है वो आई थिंक बैकफायर ही करते हैं। जहां जी जरूरत है सर। वहीं पे यूज करो, क्योंकि यस सर। हाँ, क्योंकि अगर आप एक्सेस यूज करोगे डायग्राम्स का तो फिर वो नोट्स की तरह आंसर लगते हैं, वो आंसर नहीं लगते, वो नोट्स लगते हैं। सर वो आई थिंक मतलब हर एक क्वेश्चन में बनती भी नहीं है सर, उस मतलब 3 घंटे में आंसर लिखने भी हैं, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चल रहा होता कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, मतलब आ ही नहीं रहे होते उनमें पॉइंट सर, उनमें तो 2-3 पॉइंट बनाना ही मतलब ऐसे हालत खराब हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल से वही है, इतना बनती भी नहीं है सर की मतलब। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आपने अच्छे से रीड किया था या और आपने यूज किया था क्या आंसर, मतलब एग्जाम में? मैंने मतलब इस अटेम्प्ट में तो आपको पता है मतलब मैं वर्किंग ही था इस अटेम्प्ट में, तो मैंने मतलब कि समरीज ही पढ़ी थी, बट सर उनमें मैंने मतलब कि निकाले थे उनसे मतलब जितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, और सर उससे एक फ्लो भी पता चल जाता है लिखने का कि मतलब कैसे लिखना है, क्योंकि अब इकोनॉमिक सर्वे में जैसे सर उन्होंने मतलब जब समरी में भी हम लोग पढ़ते ही हैं तो 3-4 चीज़ें एक साथ क्लब करके लिख दी होती हैं कि मतलब दो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस लाइक ये सप्लाई चेन डिस्रप्शंस वगैरह, वैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स उन्होंने लिखे होते हैं अच्छे, तो वो चीज़ है सर, वो तो मैंने मतलब वहाँ से तो यूज़ करा ही था सर। आई थिंक ये चीज का बहुत अम्यूजिंग भी है कि ये आकाश वॉज फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल एंड डिस्पाइट दैट ही स्कोर्स सच ग्रेट मार्क्स। अच्छा, आते हैं हम लोग पी वाई क्यू पे अब। तो पी वाई क्यू का लाइक कैसे यूज किया था, बट डिड यू यूज पी वाई क्यू, यू सॉ द पी वाई क्यूज, और अगर देखा तो कैसे उसको यूज किया था अपनी प्रिपरेशन में? सर मतलब जैसे अब मेरा मतलब 3-4 अटेम्प्ट हो गए थे, तो वैसे तो मैं देख ही रहा था, मैं पेपर ही दे रहा था, तो मुझे तो पता ही नहीं रहा था कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट सर जैसे वो था कि मतलब एज सच में मॉडल आंसर्स वगैरह तो कुछ नहीं पढ़ता था उनके, बट जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं अगर, तो वो सर मतलब मैं खुद ही मतलब ब्रेनस्टॉर्म करके पेपर के साइड पे ही 3-4 पॉइंट लिख लेता था कि मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन वापस आए तो क्या लिखना है इसमें, 2-3 डेटा जो इंपॉर्टेंट है या 3-4 जो भी कीवर्ड्स हैं वो क्या लिखना है उसमें सर। मतलब बेसिकली मैं सर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ही रखता था, और कुछ कि क्या क्या थीम्स वापस पे आ रही हैं बार बार। तो मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी है। सर जैसे साइबर सिक्योरिटी आ रही है, बॉर्डर वाला भी आ ही रहा है सर क्वेश्चन बार बार, और फिर सर वो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग वाला भी तो हर 1-2 साल में आ जाता है, और लैंड रिफॉर्म्स भी जैसे सर आई थिंक 2022 में भी आया था, 24 में वापस आ गया था मतलब लैंड रिफॉर्म थीम। अच्छा, अब हम लोग ना वी विल मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि ये इससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जो लोग देख रहे हैं। तो व्हाट विल डू इज विल टेक द 2024 GS3 पेपर, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच ड्यूरिंग द यस एग्जाम, सर। राइट? तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ persistent high food inflation in India? Comment on the यस सर। effectiveness of monetary policy of the RBI to control this type of inflation. तो इसमें लाइक कैसे, व्हाट वाज योर वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग? हाँ यस सर। सर जैसे वो फूड इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे थे सर, इंट्रोडक्शन तो वैसी थी कि मतलब जैसे वो सीपीआई वाला डेटा आता रहता है, तो मतलब वही था कि मतलब रिसेंटली एज पर द लास्ट मतलब डेटा रिलीज बाय सीपीआई, तो फूड इन्फ्लेशन जितनी थी वैसे। और सर उसके बाद एक एक सेकंड सर, पूरा क्वेश्चन था वो What are the वो causes था। of यस सर। persistent high food inflation in India? यस सर। Comment on the effectiveness of monetary policy of the RBI to control this type of inflation. सर जैसे इंट्रोडक्शन में तो मतलब डेटा से ही स्टार्ट किया था मैंने कि मतलब सीपीआई वाला जो डेटा बताया मैंने, तो सर उसके बाद जैसे मैं मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ लिखने की वो ज़रूरत भी नहीं रहती।
तो डायरेक्टली सर फिर कॉजेस पे आ गया था मैं कि मतलब कॉजेस क्या है, मतलब वही है कि एक जो हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस रहती हैं इंडिया में, फिर ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। पर मुझे याद है कि हर पॉइंट में मतलब मैं डेटा लिख ही रहा था कि मतलब जैसे वो पल्सीज का इंपोर्ट वगैरह, या एडिबल ऑयल का मतलब कितना, हम लोग अराउंड 75% तो इम्पोर्ट ही करते हैं। फिर उसके बाद वही जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स वगैरह, मतलब मानसून वानसून पे, या फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, एमएसपी वगैरह, जो मतलब कुछ सिर्फ कुछ कुछ क्रॉप्स पे ही मतलब फोकस्ड है, मतलब जो हम लोग लिखते हैं। तो सर पहला पार्ट में तो यही 4-5 पॉइंट ही थे जो लिखे थे मैंने। बट इसमें भी मतलब एक दो जगह मतलब डेटा वगैरह ऐड किए था जहाँ जहाँ होता था। और बाकी सर जैसे फिर था उसका शायद कमेंट ऑन हाँ, द इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ऑफ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो सर उसमें इफेक्टिवनेस में वही है कि जो जो टूल्स यूज़ करती है आरबीआई, मतलब रेपो रेट वगैरह, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड विमांड पे, वो सारा वाला वो सारा। पर उसके बाद सर इफेक्टिवनेस में ये था कि इसका मेरे ख्याल से काउंटर लिखना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इतनी इफेक्टिव तो है नहीं है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की कंट्रोल करने में, तभी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है। तो उसमें तो सर वही था कि मतलब आज बेसिकली मतलब ये ग्लोबल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि डोमेस्टिक पे तो है ही है, पर ग्लोबल पे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग वो है ना कि वो जो हम पढ़ते थे फ्यूल फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो सारा कुछ उन उस पे वो डिपेंडेंट है। ये यही सर वैसे ही लिखा हुआ था, अब इतना मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है, बट इसमें मैंने मतलब काउंटर में 3-4 पॉइंट तो लिखे ही थे, मतलब कि जैसे वो एडिबल ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं यहाँ, और वेदर पैटर्न्स वगैरह भी तो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो और मतलब लास्ट में आई थिंक मैंने ऐसे लिखा था कि फिर वे फॉरवर्ड में मैंने लिखा था कि हमें मतलब कि अपनी खुद की मतलब एग्रीकल्चर की, वो जो हम फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं कि मतलब फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लाइक कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह बिल्ड करने चाहिए, और मतलब ये सारा कुछ। और लास्ट में मैंने लिखा था कि मतलब नॉट ओनली ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, बट वी हैव टू फोकस ऑन द वो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, ताकि मतलब कि लोग इन्फ्लेशन को उसमें ला पाए। और शायद एक डीपीएसपी वगैरह इसमें ऐड किया था सर, कुछ शायद आर्टिकल 47 था शायद, कुछ था जो इसके साथ रिलेट करता था वो। अच्छा, नहीं आई थिंक काफी अच्छा बाकी सर इतने पॉइंट्स मेरे को अब। हाँ, एक चीज इसमें अच्छी भी आप बोल रहे हो कि कमेंट ऑन द अफेक्टिवनेस है। तो ये जो क्वेश्चन का टोन यस सर। नेगेटिव है, तो जैसा हमने भी किया था डिस्कस यस सर। लास्ट लेक्चर्स में, कि अगर टोन नेगेटिव है तो आपको अदर साइड भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अफेक्टिवनेस मतलब वो कह रहा है कि उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा ना, इसीलिए वो सर मैंने कीवर्ड मतलब इसमें 3-4 नेगेटिव ही लिखे थे, मतलब मोस्टली, क्योंकि पॉजिटिव तो एक दो ही बनता है इसमें, नेगेटिव पे ही ज़्यादा मतलब जाता है इसमें सर, मेरे ख्याल से 50% तो नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा मतलब है। उसमें इफेक्टिवनेस। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इलैबोरेट। सर इसमें जैसे तो आई थिंक मैंने इसमें स्टार्ट तो उसी से किया था, डीपीएसपी से। हाँ। वो मतलब और लैंड रिफॉर्म है क्या, मतलब लैंड रिफॉर्म मतलब एक इसमें मैंने बनाया था शायद वो कुछ ट्रायंगल टाइप बनाया था कि मतलब लैंड इन वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए। हाँ सर, लैंड रिफॉर्म्स का बेसिकली पर्पस क्या था कि मतलब वही कि वो जो हम लोग पढ़ते थे आर्टिकल 38 सब क्लॉज बी और सी, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो उसके बाद एक मतलब स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाई थी छोटी सी कि जिसमें वही सारा था कि मतलब लैंड इन वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, ये सारा कुछ करना है सर। बाकी आई थिंक ये वाले में तो हम स्टैटिक में पढ़ते ही थे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वो वेस्ट बंगाल और केरला में था शायद, वहाँ पे पॉलिटिकल विल और वो सारा जो था वो, और मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वगैरह ज़्यादा थी, तो अवेयरनेस वगैरह तो वो था बस। उसके बाद ये था कि वो लिखा था कि जैसे काउंटर भी लिखा था इस क्वेश्चन में भी मैंने, कि मतलब नहीं था जैसे बिहार वगैरह वाली साइड, यूपी वगैरह साइड में नहीं था, क्योंकि वो लीगल हर्डल्स वगैरह और जो जो हर्डल्स थे। बाकी इसमें सर मेरे ख्याल से वो था कि लास्ट में मैंने वो लिखा था, वो जो उस टाइम पे एक मिशन चल रहा था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड वो मैनेजमेंट प्रोग्राम, DILMRP वो वाला, और कि मतलब नीड क्यों है लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की। तो शायद सर किसी नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने बताया भी था कुछ लैंड हाँ। रिफॉर्म 2.0 पे एम्फोसाइज किया था कोई रिपोर्ट में, तो वो वाला लास्ट में मैंने कंक्लूजन में लिखा था कि मतलब ये अब हम लैंड रिफॉर्म 2.0 की तरफ जा रहे हैं वो सर। अच्छा, अच्छा, अब एक एक हम लोग देख लेते हैं इन्वायरमेंट से क्वेश्चन। तो अब जैसे
लेट्स से ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा which is हाँ, industrial pollution of river water is significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiative in this regard. सर इसमें तो वो था ना कि एक वो डेटा था शायद कि मतलब कितनी कुछ वो आया था उस टाइम पे, उसका डेटा सीपीसीबी का डेटा आया था कि इतनी रिवर्स जो है पता नहीं 280 कुछ रिवर्स जो हैं वो मतलब पोल्यूटेड है इंडिया में। तो वही था, और एक दो सर वो नाम भी आए थे उसमें रिवर्स के, तो वो वाले नाम वाम लिख के कि मतलब कि क्या। अब वही इंट्रो में सर बेसिकली कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन ही लिखी थी, जो मतलब आप अपनी टेम्पलेट्स में बताते थे कि मतलब हो सके तो डेटा से स्टार्ट करनी है। तो जो दो तीन चीज़ें आपने इन्वायरमेंट में भी शायद आपने वो बताई थी, एक तो वो या तो उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो, पोल्यूशन के डेफिनेशन से शायद, या तो फिर कोई डेटा है तो डेटा से। तो वो वाला डेटा उस टाइम पे मेरे को याद था कि मतलब कुछ कितनी मतलब उस रिपोर्ट में बोला हुआ था कि कितनी रिवर्स इंडिया की पोल्यूटेड है वहाँ से। तो सर उसके बाद सेकंड पार्ट में तो इसका वो था डिस्कस द वेरियस, ये पहले सर वो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू, उसमें सर वही था कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर या बायोडाइवर्सिटी वगैरह जो तीन चार पॉइंट्स थे कि मतलब क्या 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 किस किस पे इम्पैक्ट करेगा ये। तो उसके बाद सर वो फिर थर्ड पार्ट पे आ गया था कि मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या हैं। तो इसमें सर मैंने वो डिवाइड किया था कि मतलब जैसे इंस्टीट्यूशनल क्या क्या मेजर्स लिए हैं हमने, फिर वो पॉलिसीज़ वगैरह या क्या क्या लिए हैं, जो मतलब प्रोग्राम्स चल रहे थे, जैसे इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बनाए हमने, वही सीपीसीबी और वो सारा, और एक्ट वो लेजिस्लेशन वगैरह वाटर, वो जो वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट था 1974 वाला। तो सर वही ये लिखा था इसमें। और सर वो पॉलिसी में वही सर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अब मुझे इतने याद नहीं है कि मतलब क्या क्या प्रोग्राम्स उस टाइम, अब तो रिवाइज किए हुए बड़ा टाइम हो गया। तो बस यही सर यही लिखा था मोस्टली इसमें, अच्छा लास्ट में शायद। अच्छा जी जी सर। जी सर। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आप आपको लगता था आपको आता नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपने एटलीस्ट पॉइंट्स निकाल लिए थे, कोई ऐसा क्वेश्चन था इसमें से? सर वो जी सर, सर मेरे को याद है शायद एक तो वो क्वेश्चन था कुछ एस्ट्रॉइड्स वाला हाँ हाँ क्वेश्चन था, हाँ हाँ वो एस्ट्रॉइड्स वाला आया हुआ था। और सर शायद एक और क्वेश्चन था कुछ वाटर ट्रीटमेंट के रिलेटेड था कुछ। हाँ सर वो वाला था, ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री टेक्नोलॉजीज वो जो क्लीन एंड फ्रेश वाटर को मतलब वो उसके हाँ लिए और उनका मेरिट्स वगैरह। तो हाँ सर मतलब उसमें जैसे एस्ट्रॉइड्स वाले क्वेश्चन में एस्ट्रॉइड्स की तो डेफिनेशन पता थी, बाकी तो सर फिर जेनरिक पॉइंट्स ही थे, जो हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग लाइफ ऑफ ये वो था। सर मतलब वहाँ पे आदमी बना लेता है सर जेनरिक पॉइंट्स लिख लिख के। अब जैसे वो वाटर वाले क्वेश्चन में रिवर्स ऑस्मोसिस तो याद ही था कि मतलब वो था, फिर बाकी अब जैसे अगर कुछ पता ही है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी होगी या कुछ होगा तो उसमें, यहाँ डीसैलिनाइजेशन प्लांट है तो उसमें हर में जेनरिक पॉइंट की मतलब हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अफोर्डेबिलिटी वगैरह, यहाँ आम पब्लिक एक्सेस नहीं कर पाएगी वैसा वाला सर वो। तो मतलब बना लिए थे वहाँ पे पॉइंट सर, वो मेरे ख्याल से जेनरिक पॉइंट बन जाते हैं, मतलब जब इतनी देर से 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो सर, आ जाते हैं वो जेनरिक पॉइंट्स आ जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, हाउ मच डेटा डू यू थिंक इज इनफ फॉर जीएस3? कितना कितना डीप तक जाएं हम डेटा की तैयारी करने में? सर मेरे ख्याल से मतलब डेप्थ तो सर वैसे कुछ है नहीं, पर जैसे सर मतलब कुछ कुछ तो बेसिक डेटा तो सर पता ही होना चाहिए। जैसे मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर में जैसे वो लिखते हैं तो उसमें मतलब एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज वगैरह, क्योंकि अगर हम लिखते हैं कि वहाँ पे कि वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उसमें सर वो वाला डेटा वैसा तो पता होना चाहिए कि 86%। या बाकी सर मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे या जो डेटा की कंपाइलेशंस आती हैं उतना सर सर और ज़्यादा याद भी नहीं रहता सर, इतना ज़्यादा जितना ही घुसते जाएंगे वैसे तो इतना याद भी नहीं रहता सर वहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-5 ही डेटा पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो भी इतने भी याद आ जाएं 2-3 ही लिख पाते हैं सर। अच्छा अच्छा, एक और चीज है कि जैसे स्टेक होल्डर अप्रोच लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या हो गया कि आंसर बड़े इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं कि आप यस सर। इकोनॉमिक के क्वेश्चन में इकोनॉमिकल भी लिख रहे हैं, पॉलिटिकल भी लिख रहे हैं। तो कुछ स्टेक होल्डर अप्रोच आपने यूज किया था क्या अपने आंसर्स में कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को पे लेके कि इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर वो एक वो स्टेक होल्डर अप्रोच जो आपने बताई थी अपने टेम्पलेट्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस में,
यूज़ कर सकते हैं। तो सर वो की थी कहीं-कहीं, पर मुझे इस टाइम पे सर इतना मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से में की थी। सर बेसिकली मैंने तो मतलब बैंड वही है कि जो आपने जितनी वो चीज़ें बताई थी वो सारा कि कीवर्ड्स वगैरह ये वो सर वो उनको मैं 4-4 5-5 बार पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ के वही सर सब लिखा है। जैसे तो जी, वैसे जैसे अगर नहीं हम लोग देखें, जैसे ये पहले ही क्वेश्चन था, तो इसमें जैसे था टू व्हाट एक्सटेंट, ये था एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन ऑन सोशल सर्विस, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन यस सर, कॉन्फिडेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जैसा मैंने बताया भी था कि इंक्लूसिव ग्रोथ अगर कीवर्ड है तो उसको आप तोड़ यस लो सर, आठ आठ डायमेंशंस में, और उसके बाद एक एक करके आप यस एग्जाम्पल सर, सर। डेटा से कर दो। सर वही मैं वो उसमें भी वही सब भी करके आया था, पर अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था सर, इसमें मेरे को याद है मतलब सही से कि वो उसमें मैं एक तो वो लिखाया था कि स्टार्टिंग में ही कि अब ये जो अपना डीपीएसपी वगैरह थे, हम्म, तो आपने बताया भी था कि मतलब कि वो हम्म, सोशली फेयरिस्टिक मॉडल वाला वो सारा। और सर वो उस टाइम पे मेरे को डेटा याद था कि मतलब कि क्योंकि अगर हेल्थ और उसका देखें तो लगभग 7% के लगभग ही है जो हमारा जाता है पूरा इन पे, तो वो वहाँ से स्टार्ट करके आया था मैं। तो हम्म, बाकी जो आपने बताया था वो सारा वो मतलब हेल्थ केयर एजुकेशन जो जो सारा है उसका एक एक हम्म, उनमें एक एक फिट करके डेटा पॉइंट, तो वो सारा सर लिखा है था मैं। हाँ। अच्छा, एक एक और चीज, जैसे ये नार्को टेररिज्म वाला क्वेश्चन था, तो सीरियस थ्रेट अक्रॉस कंट्री, तो हमने कहा था ना वो सिक्योरिटी अगर है तो वो 8 डायमेंशन है, लेफ्ट लेफ्ट विंग, उसके बाद बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सर यस यस वो यस यस, सारा। तो उस उससे आपके सर वही तो मैं आपको बता रहा था, हाँ ये हाँ सर जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके वो टेम्पलेट्स में वो कीवर्ड्स वगैरह या जो आपने वो बॉडी के जैसे वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपने दिया था वो जो सी प्लाई प्लस पता नहीं आई प्लस एक्स पता नहीं हाँ हाँ जी कुछ वैसा हाँ, कि यहाँ से वो निकालने इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन हम्म, ये एक्सपोर्ट्स वगैरह गवर्नमेंट सब्सिडीज पता नहीं क्या क्या वो वहाँ से सर हम्म, मतलब वहाँ से निकाल के सर वो मैं मतलब कि मैं तो लास्ट के मतलब जब एक वीक बचता था तो जो आपने वो कीवर्ड्स वगैरह उसमें प्रोवाइड किए थे और जो टेम्पलेट्स है वही सारे उन्हीं को बार बार देख के सर, तो मतलब मेरे ख्याल से तो 60-70% तो वही सारे रिपीट करने होते हैं वापस वापस पेपर में। हम्म। मतलब मेरे को लगता है कि जीएस थ्री में स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर ना आप 4-6 किताबें पढ़ो। अगर आप थोड़ा स्मार्टली डील कर रहे हो तो यू कैन यस सॉल्व सर। ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो आपने हर एक आंसर पे लिखे थे वे फॉरवर्ड, या फिर या सर मैंने हम्म, 15 नंबर वाले तो हर एक आंसर में लिखे थे। हम्म, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड ये तो आते ही नहीं थे, इनमें तो मतलब बॉडी के पॉइंट्स लिख लें तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब वैसे जो सर बेसिकली जो मतलब 12 to 13 क्वेश्चन जो 12 13 14 क्वेश्चन जिनकी हमें पता होता है कि ऑलरेडी ठीक है, जैसे मतलब ये फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो गया या लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, इसमें तो हम्म, सर मतलब आराम से हम लोग वे फॉरवर्ड लिख ही सकते हैं क्योंकि ये तो पता ही होता है सर। तो मतलब मेरे ख्याल से सर उतना टाइम भी नहीं होता कि हर एक में, अब मेरे लिए तो इशू था ही कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा, तो हर एक में लिख पाए सर। हम्म, तो 15 में तो मतलब मैं हर एक जीएस में कोशिश करता था कि मतलब लिख ही लूँ, तो बाकी 10 में जो अच्छे से आते थे उनमें लिख के आ जाता था सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाउ वील टेक सम क्वेश्चंस। अगर आप लोग के किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट अस नो। अच्छा, इफ somebody is scratch somebody is starting from scratch now, मतलब नेक्स्ट ईयर देना है, तो जीएस थ्री का लाइक बिगिनर्स अप्रोच क्या होना चाहिए? सर पहले तो जो फाउंडेशन में वही सारी जो बुक्स हम पढ़ते हैं सर, हम्म, मतलब जहाँ मर्जी से मटेरियल पढ़ रहे हैं सर, हम्म, सर मतलब एक दो बार तो वो तो बिल्कुल मतलब पढ़नी पड़ती है सर, क्योंकि अब वो की टर्म्स कैसे नहीं तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्योंकि अब जैसे बड़े सारे क्वेश्चन में वो हम वो डायरेक्टली लिखते थे, वो जो आपने भी एक कीवर्ड दिया था कि वो था जिसमें सर वो जंप वाला कीवर्ड था डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ से हम लोग एग्रीकल्चर से इन वो सर्विस सेक्टर में चले गए, प्री हाँ मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हाँ, जो प्री कीवर्ड था। मेच्योर। तो सर वो मतलब अब बेसिक्स पहले तो मतलब बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए सर, कहीं से फाउंडेशन जहाँ मर्जी से पढ़ें सर वो तो अच्छे से पता ही होना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही था जो वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला सर, अब वो तो पता ही होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, क्या क्या होती है? काम है सर सही बात है। वो चीज़। अच्छा, अ, तो आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली तो सारे आंसर्स कर ही दिए हैं, सोर्स का भी कर दिया है, अप्रोच भी कर दिया है, कैसे डायग्राम्स यूज करते हैं वो भी कर दिया है। तो जो मोटा मोटा बात निकल के आई है वो यही है कि पहली बात तो ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आई थिंक, राइट।
यस कोई भी सर। छोड़ो मत, आता है नहीं आता है बट ट्राई करो, शायद कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, राइट। सर और लास्ट में हम लोग मतलब लिख ही सकते हैं ना कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो पहले हमें मतलब क्वेश्चंस आते हैं सर वो लिख देने चाहिए, मतलब स्पेशली 15 नंबर में से चूज करके, जैसे 15 में अगर 6-7 आते हैं वो लिख दो, 10 में 5-6 आते हैं वो लिख दो अच्छे से। फिर हम्म, उसके बाद कुछ कुछ हैं जो कम आते हैं, फिर एट द एंड जो सर मतलब 10-12 मिनट बचते हैं, अगर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं हम्म, उनमें भी सर एक एक डेढ़ डेढ़ पेज तो मतलब लिख ही लेता है सर। वहाँ पे मतलब एग्जाम प्रेशर में तो लिख ही देते हैं, वैसे भी हाथ बड़ी जल्दी चल रहा होता है तो लिख ही लेते हैं फिर वहाँ में। राइट। एंड सेकेंड इज डायग्राम का यूज करना है, बट जहां पे रेलिवेंट हो। ओवर यूज ऑफ डायग्राम्स कैन बैकफायर, एज वी हैव क्लियरली रियलाइज दैट। थर्डली, कि जितने डायमेंशंस खोल सकते हो खोलो, राइट। आई थिंक दैट इज ऑल समथिंग इंपॉर्टेंट। वे यस फॉरवर्ड, सर। मोस्ट ऑफ द आंसर्स में लिखो, अगर पूछा नहीं है तो भी लिखो, एटलीस्ट 15 मार्क्स में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। फिफ्थ इज कि जहां पे भी जो भी पॉइंट लिख रहे हो ट्राई करो कि मैक्सिमम पॉइंट्स में आप डेटा के साथ उसको, डेटा या फिर कमिटीज, अच्छा कमिटीज वगैरह आपने डाली थी? सर मैंने कमेटीज के लिए भी सर जो मैंने आपको बताया ना फैक्ट शीट मैंने बनाई थी, जैसे मतलब इकोनॉमिक्स की अलग, एग्रीकल्चर की अलग सर। इसमें जैसे अब जो कमेटीज वगैरह हैं एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं, अशोक दलवाई कमेटी, ये सारी जो जो कमेटीज हमें जो जैसे वो उसमें पढ़ते थे पीडीएस रिफॉर्म्स में, शांता कुमार कमेटी सर, वो सारी तो मतलब जहाँ पे भी नीड हो तो सर वहाँ पे, जैसे वो शायद वाटर वाले क्वेश्चन में एक वो कमेटी थी निहिशा कमेटी। तो यस सर, सर वो तो मतलब सारी सर मेरे को लगता है मतलब यही सारी है कि मतलब डेटा, और सर वहाँ डेटा के साथ मेरे ख्याल से सर वो सोर्स भी लिख देना चाहिए हाँ, कि जहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि 3-4 जगह ही होती है सर जहाँ से सोर्स लेते हैं हम। यहाँ तो वो होता है पीएलएफएस सर्वे होता है, ये सारी 2-3 जगह, यहाँ तो मैक्सिमम तो yes. इकोनॉमिक सर्वे से ही होता है। अच्छा, तो मुझे एक चीज लगता मैं है और पूछूंगा कि आपका सीरीज ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन क्या था, लाइक 1 से 20 एक साथ करते थे, या फिर पहले 1 से 10, 1 से 5, या 11 से 20, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच? सर मैं पहले वो क्वेश्चन करता था मतलब जो मुझे सर आते थे, मतलब जिसमें मुझे पता था कि मैं बहुत ही सही से लिख सकता हूँ इनमें, हम्म, तो मतलब पहले मैं वो करता था। तो फिर सेकंड में मतलब जैसे पहले वो जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं जिनमें मतलब कि कुछ पार्ट पता है, अब जैसे वाटर वाला क्वेश्चन था जिसमें वो पूछा था टेक्नोलॉजीज, उसमें वो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो सर हम आराम से लिख ही सकते थे। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन फिर सर जो थर्ड बिल्कुल ही, जैसे वो एक बार बीच में कुछ ब्लू एलईडी का क्वेश्चन आया था, हम्म, तो वैसे कि जिनमें बिल्कुल ही नहीं पता है, मतलब ऐसे ही लिख के आना है बस जेनरिक से पॉइंट की क्या है क्या नहीं है, बस मतलब खत्म करके आना है कि छोड़ना नहीं है हम्म। बस वैसे सर। अच्छा, नहीं नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है कि आई थिंक मेरे को लगता है कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, अब इसमें थीम्स बहुत लिमिटेड है। और यस अगर सर। हम इस पे ज्यादा फोकस करें, और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं, मतलब वो घूम घूम फिर के वो नेशनल सिक्योरिटी, नार्को टेररिज्म, यस बॉर्डर सर। मैनेजमेंट, इसके इसके अराउंड ही रहते हैं। तो आई थिंक इस पे अगर हम फोकस करें तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें रिटर्न्स तो देखो, मार्क्स की वैल्यू तो सेम ही है ना। यस सर। इकोनॉमिक बहुत वाइड है, इन्वायरमेंट भी बहुत वाइड है, बट यस ये सर। है कि काफी सारा प्रेडिक्टेबल है। सर जैसे मतलब मेरे को लगता है एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये दो तो ऐसे हैं कि मतलब जिसमें मतलब आ जाके वापस से सर वही सारे क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। हम्म, जैसे मतलब एग्रीकल्चर में भी हमारी कोई 12-13 थीम्स ही बनती है सर। वही। तो मतलब वो है, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी में तो मेरे को लगता है कि 7-8 ही हैं, जो 7-8 ही कुछ हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह जिन पे आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ने सवाल किया है कि हाउ डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज नीडेड से फॉर सर्वे। मतलब क्या बहुत ज्यादा पूरा हमें पूरा, मतलब सिर्फ डेटा और जो कीवर्ड्स है उतना काफी है, या फिर प्रॉपर हमें एकदम अच्छे से सर्वे को पूरा समझना है कि क्या क्या बोल रहा है एंड एवरीथिंग? सर मेरे को लगता है कि समरी मोर देन सफिशिएंट है सर पढ़ने के लिए, क्योंकि सर पूरी बुक भी 500-600 पेजेस की होती है सर पूरी, और सर वो मेरे ख्याल से उतना, क्योंकि और आता भी सर्वे मेरे ख्याल से फेब में ही आ, तो सर उस टाइम पे टाइम भी नहीं होता वैसे भी। मतलब अगर प्रैक्टिकल देखें तो हम प्री के पीछे भी भाग लेते हैं उस टाइम पे। हम्म, फिर उसके बाद मेंस आ जाता है सर, मतलब 2.5-3 महीने ही होते हैं मेंस में, तो सर इतना सर वो, और ज़्यादा अगर पढ़ना है तो सर कोई वीडियो वीडियो सुन लो 2-3 घंटे की जो यूट्यूब पे आ रही होती है सर। मेरे तो नहीं लगता कि मतलब पूरी वो बुक पढ़नी चाहिए, और ना ही मैंने पढ़ी सर आज तक कभी वो पूरी हम्म। नहीं, आई थिंक परफेक्ट। ये जो मोटा मोटा यहाँ निकल के यही आया है कि जितना आप इम्प्लीमेंटेशन वाली जो चीजें हैं उस पे फोकस करो ज्यादा,
और प्रैक्टिकली आंसर लिखो रादर देन गोइंग टू मच इनटू द थ्योरी पार्ट, तो ही मार्क्स आएंगे। और यही चीज एक्चुअली आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलता हूँ कि पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको मार्क्स चाहिए, और मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू बी स्मार्ट and you have to be practical in your approach, right? And that is something that we also teach in our mentorship program, 1-to-1 mentorship program नित्य प्रगति, and also the mains test series। तो उसमें ये सारे lectures जो मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे, जो आकाश भी जिनकी बात करते, तो वो सारे lectures हैं, 20 lectures हैं। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें, टेम्पलेट्स और उनको कैसे अप्लाई करना है, वो हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे भी। सो बोथ दीज कोर्सेज आर ऑल्सो लाइव, तो तो उसमें हम ये चीज़ करेंगे। बाकी आई थिंक मोटा मोटा जो बात यही आजकल ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड टू इंश्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर एंड टू इंश्योर दैट यू डोंट गिव अप इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट इन योर जोन, राइट? तो आकाश, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। आप लबासना जा रहे हैं तो थैंक यू सर। काफ़ी विशेस हैं, और आई होप दैट आप फिर से टॉप 50 में आएंगे। that's all I can wish। बट काफी अच्छा रहा एंड काफी इजी तरीके से आपने सर मैं तो यही बोलूंगा कि एंड में कि मतलब सॉरी, मतलब जो आपका सर वो, मतलब मेरे को तो लगता है कि वो अगर मतलब मेंस के 15-20 दिन पहले वो आपके टेम्पलेट्स भी जो वो आप पीपीटी वगैरह बनाते हो, मतलब वही सर वो, मतलब उसमें तो काफी एफर्ट लगा के आपने बनाई होती है, उसमें तो मेरे ख्याल से सब कुछ होता है ऑलमोस्ट, मतलब कमेटीज काम, डेटा, कीवर्ड्स। मेरे ख्याल से अगर वही बात बार बार बंदा पढ़ के चले जाए 5-7 बार, तो वही सर वहीं से तो मतलब 70-80% तो लिख के आ सकता है आराम से बंदा सर। हम्म, ठीक है, ठीक है आकाश, आई थिंक थैंक यू। और आगे भी अगर आपके पास टाइम रहा तो वी कैन टेक सम मोर स्पेशल सेशंस ऑन GS3। क्या आकाश? थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।